अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। अभी हम देखेंगे जिन लोगों का है प्रोजेक्ट है इस बार। पहले हम देखेंगे SRS हम लोग कैसे बनाते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपको इसके अंदर ज़रूरत पड़ती हैं और इसको आपने बनाना कैसे है। तो इसके एग्जांपल के लिए जो है मैंने प्रोजेक्ट जो लिया है वो जो इस बार प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से ही है ये ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम वाला। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले इसका देखना है, इसका टेम्पलेट देखना हमने SRS का। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने टेम्पलेट से कि हमारे इसके अंदर टेम्पलेट में क्या क्या होता है। ठीक है, टूर करते हैं हम अपनी टेम्पलेट का। SRS फाइल की टेम्पलेट कुछ इस तरह से होती है, ये आपको नज़र आ रही होगी यकीनन। ठीक है, टॉप पे आपने यहाँ पे नाम लिख लेना है इसका, इस तरह जैसे ये लिखा हुआ मैंने, जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, उसके बाद आगे इसकी ग्रुप आईडी इस जगह और यहाँ पे सुपरवाइज़र का नाम आपने लिख लेना है। ठीक हो गया, और उसके बाद इसकी ठीक है, तो भी हम SRS टेम्पलेट देख लेते हैं अपनी। ये इसके नीचे इसकी रिवीजन हिस्ट्री आती है, उसके बाद ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट, इनको आपने ज़रा और से देख लेना है कि इनके अंदर क्या क्या है। ठीक है, और फिर हम इसको तो रिवीजन हिस्ट्री के अंदर जो है वो ये 4 चीज़ें होती हैं, उसका डेट, वेरिएंट, डिस्क्रिप्शन और ऑथर। डेट के अंदर आपने डेट लिख देनी है, जिस डेट को आप इसको सबमिट करवाएंगे वो वाली डेट। वेरिएंट इसका आपने 1.0 लिख देना है, और डिस्क्रिप्शन इसके आपने अपने प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। और उसके अंदर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो प्रोजेक्ट का जो वर्डिंग दी होती है आपकी फ़ाइल के अंदर, जो प्रोजेक्ट का स्कोप होता है वो आपने इसके अंदर नहीं लिख देना। उसके अंदर आपने डिस्क्रिप्शन अपने वर्ड के अंदर उसको चंद लाइनों के अंदर बयान करना होता है कि आपका प्रोजेक्ट है किस चीज़ के बारे में और इसके अंदर क्या चीज़ है, ये इसकी वर्किंग स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए होगी। ठीक है, और ऑथर वाले खाने में आपने अपनी आईडी लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसका प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट स्कोप में काफ़ी सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो जैसी वर्डिंग दी होती है उसके अंदर फाइल के अंदर, प्रोजेक्ट वाली फाइल के अंदर, वही उठा के वहाँ पे आप लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये काम बिल्कुल भी नहीं करना आपने। ठीक है, और उसके अंदर भी आपने उसका उसमें से कुछ वर्ड्स ले लेने जो आपको फाइल मिलती है उसमें से, और उनको अपने वर्ड्स के साथ मिक्स करके अपना प्रोजेक्ट बयान करना है ज़रा ब्रीफली। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्ट स्कोप में आपने प्रोजेक्ट को अपने ज़रा ब्रीफली बयान करना है वहाँ पे, उसका शुरू से लेके एंड तक कि इसकी वर्किंग कैसे होगी, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसके यूज़र कौन कौन से होंगे, यूज़र्स को फैसिलिटीज़ क्या होंगी। ठीक है, और अगर एडमिन है उसके अंदर तो एडमिन को क्या, एडमिन के पास क्या क्या चीज़ें होंगी, वो क्या क्या चीज़ें देख सकता है, कर सकता है। इसी तरह यूज़र क्या क्या देख सकता है, क्या क्या कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपने उसके अंदर लिखनी है। उसके बाद उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स सारी की सारी वही होती हैं जो दी हुई होती हैं ऑलरेडी उसके अंदर ना, फाइल के अंदर नीचे लिखे होते हैं, वो स्टेप्स लिखे होते हैं 10-12 जितने भी होते हैं, वो उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपने सॉफ्टवेयर के हवाले से लिखनी होती हैं। अगर आपने ज़रा अच्छी तरह पढ़ा हो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, BSSE में ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा उसका कोड क्या, बहरहाल उसके अंदर
नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है उसकी वो स्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो आपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर जो है वो लिखनी होती हैं। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं अपने यूज़ केसेस की तरफ और यूज़ केस डायग्राम की तरफ। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि यूज़ केस होता क्या है। तो यूज़ केस, ये आपको इसकी डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है। यूज़ केस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल द वेज एन एंड यूज़र वांट्स टू यूज़ द सिस्टम। These uses are like request of the system and use cases describes what that system does in response to such request। ठीक है, यूज़ केस असल में ऐसी चीज़ होती है जो जिससे हमें पता चलता है कि यूज़र सॉफ्टवेयर के साथ क्या करना चाह रहा है और सॉफ्टवेयर आगे से रिप्लाई किस किस्म का उसको दे सकता है। ठीक है, सिंपल आप इसको ये समझ लें। और जो यूज़ केसेस होते हैं इनको ढूंढने के लिए आपने ये देखना होता है कि फंक्शन कौन सा परफॉर्म हो रहा है, उस जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी उसके अंदर आपने वर्ब ढूंढना होता है। जो भी वर्ब होगा वो आपका यूज़ केस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यूज़ केस होता क्या है? यूज़ केस ये जो इंटरेक्शन करवाता है सिस्टम की और यूज़र के दरमियान में। ठीक है, उसके बाद ढूंढते कैसे हम उसको? हाउ टू आइडेंटिफाई यूज़ केसेस। A use case represent a function that the system performs. Alternatively, a use case can be thought of as a goal that some actor can achieve with the system. यही बात मैं आपको जो पहले बता चुका हूँ। तो उसके बाद एक्टर्स हो, अब इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ केस डायग्राम के अंदर असल में यूज़ कर रहे होते हैं। उसके यूज़ केसेस होते हैं, उसके एक्टर्स होते हैं, उसके रिलेशनशिप्स होते हैं और उसकी सिस्टम बाउंड्री होती है। ठीक है, तो एक्टर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इन यूज़ केस डायग्राम यूज़र्स ऑफ द सिस्टम आर डिपिक्ट एज एक्टर। जो सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं वो उसके एक्टर होते हैं, जैसे यूज़र हो गया, एडमन हो गया या कोई रजिस्टर्ड यूज़र हो गया, इस तरह के। ठीक है, तो जो नोटेशंस यूज़ होती हैं इन चारों चीज़ों के लिए वो ये सामने बनी हुई है। एक्टर जो है वो हम इस तरह का जो होता है बंदा सा एक बना हुआ कार्टून, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यूज़ केसेस जो है वो ओवल शेप के होते हैं और रिलेशनशिप से इसके 2 किस्म के हैं, एक्सटेंड और इंक्लूड, और उनको हम डॉटेड लाइन से इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। और सिस्टम बाउंड्री जो उसकी सारी की सारी एक मतलब जो रेक्टेंगल होता है वो होता है। उसके इस रेक्टेंगल के अंदर ये सिस्टम बाउंड्री है, इसके अंदर हम सारी चीज़ों को इनको मैनेज करते हैं जो ऊपर बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं रिलेशनशिप्स की तरफ। अच्छा, 2 रिलेशनशिप्स जो हैं वो सिर्फ यूज़ होते हैं इसके अंदर ना यूज़ केस डायग्राम के अंदर, एक एक्सटेंड और इंक्लूड। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं एक्सटेंड रिलेशनशिप की डेफिनेशन ना। द एक्सटेंड रिलेशनशिप स्पेसिफाइज that the incorporation of the extension use case is dependent on what happens when the base use case executes। ठीक है, एक्सटेंड जो यूज़ केस होता है जिसके दरमियान एक्सटेंड का रिलेशनशिप हो, उसके अंदर जो बेस यूज़ केस होता है वही एक्चुअल यूज़ केस होता है। जो एक्सटेंडेड यूज़ केस होता है वो उस के एग्जीक्यूट होने पे एग्जीक्यूट होता है। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज कि मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ किसी भी साइट के ऊपर। ठीक है, वो साइट क्या करती है, वो या तो मेरे मोबाइल पे मैसेज भेजती है या मेरे ईमेल पे मैसेज भेजती है उस अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो जब तक रजिस्ट्रेशन वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा यूज़ केस, उस वक्त तक वो ईमेल भेजने वाले यूज़ केस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आप डायरेक्टली उस ईमेल भेजने वाले यूज़ केस को आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको मैं इसकी मज़ीद सादा सी मिसाल दूँ, वो इस तरह है कि लेट्स सपोज कि मैंने अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जाना है। ठीक है, मैंने गाड़ी ड्राइव करके जाना है
और गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाना है। ठीक है, अब गाड़ी ड्राइव करना ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बेस यूज़ केस। ठीक है, पेट्रोल डलवाना है, वो हो सकता है कि मुझे डलवाना पड़े, हो सकता है कि मेरी टैंकी ऑलरेडी फुल हो, वो ऑप्शनल है, वो मैं डलवा भी सकता हूँ, वो मैं नहीं भी डलवा सकता। तो जो भी आपका ऑप्शनल यूज़ केस होता है वो एक्सटेंड रिलेशनशिप में आता है। ठीक है, नीचे आप देख लें इसके, अ पार्ट ऑफ यूज़ केस दैट इज़ ऑप्शनल सिस्टम बिहेवियर, ये ऑप्शनल होता है, ये कंपलसरी नहीं होता। वो एग्जीक्यूट आप करवाना चाहें तो उसको करवा भी सकते हैं, और वो ना करवाना चाहें तो वो नहीं भी होता। सब फ्लो इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस, वो यही बात कह रहा है कि मीन्स कि अगर मुझे ज़रूरत है अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाने की तो मैं डलवाऊँगा। ठीक है, अदरवाइज़ मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, जैसे मतलब अब उसकी मिसाल है रजिस्ट्रेशन वाले में, रजिस्ट्रेशन के बाद मुझे ईमेल जा रहा है लेकिन लॉगिन के बाद मुझे वो ईमेल नहीं जाएगा। ठीक है, अब उसको आप किसी तरह से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना वो जो हमारा सिस्टम है हमें ये कंपलसरी नहीं कर रखता कि आप रजिस्ट्रेशन को वहाँ से अपनी वेरीफाई करेंगे ईमेल से तो आप रजिस्टर्ड हो सकेंगे। ठीक है, वो वैसे भी ईमेल आपको भेज देते हैं। तो इस तरह से इसका एक्सटेंड रिलेशनशिप होता है जो ऑप्शनल होता है। ठीक है, वो डायरेक्टली उसको कोई भी जो एक्टर है वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इंक्लूड रिलेशनशिप जो है वो इस तरह होता है कि एक यूज़ केस दूसरे यूज़ केस को अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, मीन्स कि वो कंपलसरी है। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी दूसरे शहर जाने की, अब जो एक उसके अंदर गाड़ी ड्राइव करना और एक इसके अंदर पेट्रोल डलवाना, ये दो यूज़ केसेस हैं। ठीक है, अब जो गाड़ी ड्राइव करना है ये मस्ट है, आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो आप दूसरे शहर जाएंगे। ठीक है, तो इस यूज़ केस को अब दूसरे शहर जाना अगर एक यूज़ केस हो और बाकी दो यूज़ केस और हों, मीन्स कि पेट्रोल डलवाना और गाड़ी ड्राइव करना, तो गाड़ी ड्राइव करने वाले यूज़ केस को इंक्लूड किए बगैर आपका सफ़र मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, तो जब तक आप उस यूज़ केस को इंक्लूड नहीं करेंगे उस वक्त तक आप काम नहीं कर सकेंगे। मिसाल ले लेते हैं हम एटीएम की। अब हम एटीएम से हमने पैसे निकलवाने हैं, ठीक है, या ट्रांजैक्शन करनी है कोई, या फिर हमने अपना बैलेंस चेक करना है। तो उसके लिए बैलेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूज़ केस इंक्लूड करना पड़ेगा अपना एटीएम पिन डालने का। ठीक है, तो जब तक हम एटीएम पिन नहीं डालेंगे उस वक्त तक हम ना बैलेंस चेक कर सकते हैं, ना हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ना अपना कोई पैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो अब बैलेंस चेक करना, ट्रांजैक्शन करना या पैसे निकलवाना एटीएम से, उसके लिए मस्ट है कि पिन आप उसके अंदर डालें। तो पिन डालने का जो यूज़ केस है वो लाजमी इंक्लूड होगा किन यूज़ केसेस में, बैलेंस चेक करने के लिए, ठीक है, और कैश निकलवाने के लिए या फिर कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए। ये ऑप्शनल जो हैं, ये ऑप्शनल जो यूज़ केसेस होते हैं इसके इंक्लूड वाले, वो उसको आपने उसके अंदर इंक्लूड करना ही करना होता है। ठीक है, उसके बगैर आपका काम नहीं होता। लेकिन आपने जब एक बार वो उसको इंक्लूड कर लिया, ठीक है, फिर वो आपके पास ही रहता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने बैलेंस चेक करने के लिए एक बार पिन एंटर कर दिया है, ठीक है, उसके बाद आप उससे वो भी कर सकते हैं, कैश भी निकलवा सकते हैं, आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब उसको आपको बार बार उसके अंदर इंक्लूड करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये तो हो गए इनके रिलेशनशिप्स। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं अपने टेम्पलेट की तरफ। तो ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जो है, ये जो कुछ आपको नज़र आ रहा है आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ जिनका ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम वाला प्रोजेक्ट है वो। तो ये मैंने प्रोजेक्ट स्कोप लिखा हुआ है इसका, ये मैक्सिमम वर्ड्स मैंने वहीं से उठा के लिखे हैं, लेकिन आपने
नहीं लिखने इस तरह, मतलब बिल्कुल हूबहू तो ये उस तरह भी नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप अपने अपने वर्ड्स के अंदर इसको जो है वो डिफ़ाइन करें। ठीक है, प्रोजेक्ट स्कोप को, ये प्रोजेक्ट स्कोप है इसका। इसके बाद ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी दी होती हैं। ठीक है, इसके दो पैनल होंगे, एक एडमिन पैनल और एक वोटर का पैनल। ठीक है, ये इसके साथ जो है ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एडमिन पैनल की हैं और 6 वोटर पैनल की, ये आपने एज इट इज़ लिख देनी है। उसके बाद आ जाती हैं आपकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपके सॉफ्टवेयर की मेंटेनेबिलिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ होगा, इसकी सिक्योरिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसका यूज़, उसकी एक्यूरेसी, वो आएंगी। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे क्या करना है, यूज़ केस डायग्राम बना लेनी है। ठीक है, अब यूज़ केस डायग्राम बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम देख लेते हैं। तो यूज़ केस बनाने के लिए आपको यूज़ केसेस जो हैं पहले वो ढूंढने पड़ेंगे। तो ये जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दी हुई थी उसके अंदर से मैंने ये 10 यूज़ केसेस जो हैं वो फाइंड किए हैं। तो ये आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, सिर्फ वो लोग जिनका ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम वाला प्रोजेक्ट हो। एक तो लॉगिन का यूज़ केस होगा, ये दोनों यूज़ करेंगे, एडमिन भी वोटर भी। मैनेज कैंडिडेट, आप देख लें इसको, ये सारे ऑलमोस्ट जो है ना ये वर्ब्स हैं जो यूज़ केसेस हैं। ठीक है, तो मैनेज कैंडिडेट का जो होगा वो एडमिन यूज़ करेगा। रजिस्टर यूज़र्स, यूज़र को जो रजिस्टर कर सकते हैं वो भी एडमिन यूज़ करेगा। रिजल्ट्स को चेक करने के लिए जो यूज़ केस होगा वो भी एडमिन करेगा। जो पासवर्ड अपडेट कर सकेगा वो भी एडमिन होगा। प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए दोनों होंगे, एडमिन भी कर सकेगा और वोटर भी। लॉग आउट जो है वो वाला यूज़ केस वो एडमिन भी करेगा, वोटर भी करेगा। क्रिएट अकाउंट, अकाउंट जो अपना क्रिएट करेगा वो वोटर होगा, वो वोटर यूज़ करेगा। पोजीशन चूज़ करेगा वो भी वोटर होगा, और वोट जो देगा वो भी वोटर होगा। तो आप इसमें से देख सकते हैं ये 4 और 2 6 यूज़ केसेस जो हैं वो एडमिन के हैं, सॉरी वोटर के हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 यूज़ केसेस जो हैं वो एडमिन के हैं। ठीक है, 6 वोटर के और 7 एडमिन के। अगर आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देखें उनके अंदर भी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो 7 किसकी हैं, एडमिन की हैं और 6 वोटर की हैं। तो ऑलमोस्ट हर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का एक जो है एक पॉइंट जो है उससे वो एक यूज़ केस निकलता है। ठीक है, वो इतने ही बनते हैं, उसमें कुछ डुप्लीकेट्स होते हैं, मतलब एक यूज़ केस को वो दोनों एक्टर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो ये तो थे हमारे यूज़ केसेस। अब यूज़ केसेस के बाद जो है हम इसकी बनाएंगे डायग्राम। तो डायग्राम इसकी कैसे बनानी है, किस सॉफ्टवेयर के अंदर बनानी है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। आज ये कल मैं उस वीडियो को भी जो है वो अपलोड कर दूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।